प्यारे बच्चों, भूगोल के अनुभवी पीजीटी शिक्षकों द्वारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए तैयार किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। टू द पॉइंट आंसर बताया गया है। चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन है, चावल अथवा कपास उत्पादन के लिए आवश्यक अनुकूल दशाओं का वर्णन करें। तो चावल उत्पादन के लिए आवश्यक अनुकूल दशाएं निम्न है। पहला है, तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त है। वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर कम वर्षा होने पर सिंचाई आवश्यक है। भूमि समतल होना चाहिए। मिट्टी उपजाऊ, जलोढ़ या चिकनी मिट्टी। मजदूर सस्ते एवं पर्याप्त होने चाहिए। और अन्य कारक में उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, पूंजी, सिंचाई, परिवहन की सुविधा आदि होनी चाहिए। अथवा में था कपास उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं। तो कपास का यहाँ है कि तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त है। साल में कम से कम 200 दिन पाला रहित होने चाहिए। पकते समय तेज धूप चाहिए। फिर है वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त है। भूमि समतल होना चाहिए। मिट्टी उपजाऊ, काली मिट्टी सर्वोत्तम है। मजदूर जो है सस्ते एवं पर्याप्त होना चाहिए। अन्य कारक में उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, सिंचाई सुविधा, पूंजी, परिवहन सुविधा होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, जल संभरण क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो जल संभरण प्राकृतिक रूप से एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है जिसका जल एक ही बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। दूसरे शब्दों में जल संभरण एक प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जिसमें जल एकत्रित होता है और एक सरिता तंत्र द्वारा समान स्थान से बह जाता है। यह छोटे क्षेत्र से लेकर गंगा नदी बेसिन के समान सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हो सकता है। तीसरा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखे। तो ऊर्जा के प्रमुख गैर परंपरागत स्रोत निम्न है। पहला है आपका सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा, चौथा भूतापीय ऊर्जा और चौथा है जैव ऊर्जा। चौथा है आपका, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, खनिज संरक्षण के उपाय लिखे। तो खनिजों का निरंतर खनन करते रहने पर कुछ वर्षों बाद उसकी समाप्ति हो सकती है। एक बार समाप्त होने पर वहां दोबारा खनिजों की आपूर्ति नहीं की जा सकती, अतः खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। खनिज संरक्षण हेतु निम्न उपाय करने होंगे। पहला है, खनिजों का कम से कम खनन और अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। खनन के समय होने वाली बर्बादी पर रोक लगानी चाहिए। खनिजों का बारंबार उपयोग होना चाहिए। खनिजों के विकल्प का खोज एवं प्रयोग बढ़ाना चाहिए। नए खनिज एवं खनिज क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। लोगों को खनिज संरक्षण हेतु जागरूक करना चाहिए। उसी का अथवा में क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों है। तो वर्षा जल संग्रहण वह तकनीक है जिसके द्वारा धरातल पर या भूमिगत रूप में वर्षा जल एकत्रित या संग्रहित किया जाता है। वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला, जल की निरंतर मांग को पूरा करने के लिए, भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए, शुष्क अवधि में जलापूर्ति के लिए, भूमि अपरदन को रोकने के लिए, सिंचाई एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बाढ़ की रोकथाम के लिए, भौम जल प्रदूषण को रोकने के लिए और जल के व्यर्थ बहाव को रोकने के लिए। पांचवा है, सड़क परिवहन का महत्व लिखे। तो सड़क के परिवहन का सबसे उपयुक्त, पुराना व प्रचलित साधन है। सड़क परिवहन का लाभ महत्व निम्न है। पहला, सड़कें हमें घर के दरवाजे तक पहुंचाती है। दूसरा, पहाड़ी, उबड़ खाबड़ एवं मरुस्थल में भी सड़क बनाना संभव है। बस, ट्रक आदि कहीं भी रुककर सामान या सवारी चढ़ा उतार सकते हैं। निर्माण और मरम्मत व्यय रेलों की तुलना में कम है। छोटी दूरियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और शीघ्र नाशवान वस्तु जैसे दूध, फल, सब्जियों को शीघ्रता से सड़क मार्ग द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। छठा है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख पत्तनों के नाम लिखे। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख पत्तन बंदरगाह निम्न है। पहला, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। पारादीप उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। चेन्नई तमिलनाडु में। एलोरा तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में। अगला है, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन करें। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत या कारण निम्न है। पहला है,
प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों की आग, आंधी तूफान आदि है। मानवीय स्रोत निम्न है: कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों एवं घरेलू ईंधनों से निकलने वाला धुआं। बच्चों ये टू द पॉइंट है, इसको बस दो दो लाइन ये पॉइंट लिख के डील कर देना है, अपने से अच्छा नंबर आएगा। ताप विद्युत गृहों से निकलने वाला राख एवं धुआं, खदानों से निकला धूल, खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव, मृत जंतुओं को यंत्र तंत्र फेंकना, परमाणु परीक्षण पटाखे छोड़ना आदि। जल प्रदूषण के स्रोत या कारण निम्न है। तो प्राकृतिक स्रोत में मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार, पौधे एवं जंतुओं के विघटन के कारण जल प्रदूषण होता है। मानवीय स्रोत या कारण इसके निम्न है: घरों से छोड़ा अपशिष्ट जल, कल कारखानों से निकले कचरे को जल में बहाना, नगरों के कूड़े कचरे को जल में बहाना, खेतों में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, मूर्ति विसर्जन एवं मरे हुए जीव जंतु को जल में बहाना, तेल वाहक जहाजों से तेल का रिसाव और जल में परमाणु परीक्षण। इसी का अथवा में क्वेश्चन था, भू निम्नीकरण क्या है, इसे कम करने के उपाय लिखें। तो भू निमिष्टीकरण भूमि की उर्वरता में कमी, मृदा अपरदन, मृदा का लवणीय होना, भूमि पर कचरे का जमा होना आदि भू निम्नीकरण कहलाता है। भू निम्नीकरण कम करने हेतु निम्न उपाय किए जाते हैं: पहला, खेतों में रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का सीमित प्रयोग करना चाहिए, उसके स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। कूड़े कचरे का उचित निपटारा होना चाहिए, औद्योगिक कचरों का भूमि पर नहीं दबाना चाहिए। ढालू भूमि पर समो चररेखीय जुताई व सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। जैविक कचरे, मानव मल का कंपोस्ट खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उचित जल निकासी का प्रबंध होना चाहिए। आठवां है, नियतिवाद एवं संभववाद को परिभाषित करें। तो नियतिवाद एक ऐसी भौगोलिक विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप पर पर्यावरण से नियंत्रित होते हैं। इस विचारधारा के प्रमुख विचारक हम्बोल्ट, रेटजेल, कुमार एलेन, शैम्पूल आदि हैं। संभववाद: इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपने इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। इसके समर्थक लुसियन, फेब्रे, ब्लास आदि हैं। नौवां है, मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्रों को स्पष्ट करें। तो मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र निम्न है। पहला है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। दूसरा है शिक्षा, यह मनुष्य को ज्ञान तक पहुंचाने को प्रदर्शित करता है। इसने साक्षरता प्रतिशत और विद्यालय में नामांकन को आधार माना जाता है। संसाधनों तक पहुंच या लोगों की क्रय क्षमता को प्रकट करता है। या राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है, या आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। 10वां है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण करें। तो पहला है जलवायु। यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण है। मानव उसी क्षेत्र को निवास के लिए चुनता है जहां को जलवायु उसके निवास एवं विकास के लिए उपयुक्त हो। फिर है उच्चावचन, मतलब भू आकृति। पर्वतीय, पठारी अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेश में मानव निवास कम होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि का विकास एवं अन्य सुविधाओं के कारण मानव निवास अधिक होता है। तीसरा है मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेश में कृषि का विकास होने से अधिक जनसंख्या मिलती है। चौथा है जल की उपलब्धता। तो जल मनुष्य के लिए अधिक अनिवार्य है। जहाँ जल की पर्याप्त उपलब्धता होती है, मानव निवास अधिक होता है। प्राकृतिक संसाधन। तो जहाँ प्राकृतिक संसाधन के रूप में खनिज आदि पाए जाते हैं और वहाँ मानव का बसाव हो जाता है। कृषि का विकास जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। संसार की अधिकतर जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। सिंचाई क्षेत्र भी मानव बसाव अधिक होता है। औद्योगिक प्रदेश में उद्योगों एवं नगरों के विकास के द्वारा एवं रोजगार की सुविधा के कारण घनी जनसंख्या होती है। 10वां है परिवहन का विकास। यह प्रवास में सहायता प्रदान करता है। शांति एवं सुरक्षा। तो युद्धग्रस्त एवं आसान क्षेत्रों से लोग पलायन कर जाते हैं, जबकि शांत क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। राजनीतिक कारण। विभिन्न देशों की नीतियाँ भी प्रवास एवं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। 11 है चलवासी पशुचारण, मतलब ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो चलवासी पशुचारण पशुओं पर आधारित जीवन निर्वाह करने की क्रिया है। इसमें पशुपालन व्यवसाय करने वाले लोग पानी एवं चारे की खोज में अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं।
18 है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में रखा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिसका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है। निजी क्षेत्र के उद्योग जिसका स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी एक व्यक्ति अथवा समूह के हाथों में रहता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जिन्हें सरकार तथा निजी लोग संयुक्त रूप से चलाते हैं। 12 है निम्न को परिभाषित करें। ए है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं वे हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, आखेट, वन वस्तु संग्रहण आदि प्राथमिक क्रियाएं हैं। ट्रक फार्मिंग, महानगरों के आसपास फल, सब्जियों और फूलों की कृषि ट्रक फार्मिंग कही जाती है। ये उत्पाद जल्दी खराब हो जाने वाले होते हैं जिन्हें छोटे बड़े ट्रकों द्वारा महानगरों को प्रतिदिन सप्लाई की जाती है, जिसके कारण इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग, तो आधारभूत उद्योग वे हैं जिसके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। पर्यटन, तो पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। इंटरनेट, इंटरनेट संचार की आधुनिक सेवाएं है जिसके कारण संपूर्ण विश्व एक गांव के रूप में हो गया है तथा विश्व के किसी भी कोने में घटने वाली घटना कुछ सेकंडों में विश्व भर में प्रसारित हो जाती है। इंटरनेट सूचनाओं का एक जाल है जिससे सूचनाएं तेजी से प्रसारित की जाती है। इसी का 8वां में क्वेश्चन था उद्योगों की स्थापना के प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो उद्योगों की स्थापना के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। कच्चे माल की निकटता, पूंजी की सुलभता, शक्ति के साधनों की निकटता, परिवहन के साधनों की सुविधा, बाजार की निकटता, अनुकूल जलवायु, कुशल और सस्ते श्रमिक, सरकारी संरक्षण। इसको 2-2 लाइन जरूर डील कर दीजिएगा। 13 है परिवहन एवं संचार को परिभाषित करें। तो परिवहन व्यक्तियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले साधन या सुविधा को परिवहन कहते हैं। संचार सूचनाओं तथा विचारों को लिखित, शाब्दिक या श्राव्य दृश्य रूप में प्राप्तकर्ता तक भेजने की प्रक्रिया संचार कहलाता है। पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएं लिखिए। तो पाइपलाइन परिवहन की प्रमुख गुण या विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, इसके निर्माण पर एक बार व्यय होता है तथा रख रखाव पर बार बार भारी व्यय की आवश्यकता नहीं होती। इसके द्वारा तरल एवं गैसीय पदार्थ को उत्पादन स्थल से फैक्ट्री या बाजार तक आसानी से पहुंचाया जाता है। तीसरा है मार्ग में किसी प्रकार की बर्बादी नहीं होती। चौथा है इसे भूमि के नीचे तथा पानी के नीचे बिछाया जाता है जिससे जगह की बहुत कम बर्बादी होती है। 15 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। तो आधुनिक युग में किसी भी देश की आर्थिक प्रगति की जानकारी उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा होती है। वर्तमान युग व्यापार का युग है। तकनीक के उन्नत होने पर तथा यातायात के साधनों के विस्तार के कारण व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। आज संसार के बड़े व्यापारी देश उन्नत देश है, कम व्यापार वाले देश विकासशील देश है। औद्योगिक विकास के कारण विकसित देश कच्चे माल का आयात कर तैयार माल निर्यात करते हैं जिससे उनको बड़े पैमाने पर आय होती है, जिससे देश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की आर्थिक संपन्नता का परिचय देता है। प्रति व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का मापक है, परंतु अधिक जनसंख्या वाले देश अधिक व्यापार होने पर भी प्रति व्यक्ति व्यापार कम होता है। इसी का 8वां में क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक समुद्री व्यापार मार्ग का वर्णन करें। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री व्यापार मार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। इस प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है। यह संसार के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को जोड़ती है। संसार के 25% जलयान इसी मार्ग से चलते हैं। चौथा है दोनों ओर के समुद्री तट पर महत्वपूर्ण पतन स्थित है जिसमें हेलिफैक्स, बोस्टन, न्यूयॉर्क मतलब पश्चिमी तट तथा लंदन, लिवरपूल, लिस्बन, भेंग आदि प्रमुख है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। दोनों ओर से बड़े पैमाने पर तैयार माल एवं मशीनरी का आयात निर्यात होता है। तो बच्चों ये भूगोल के अनुभवी शिक्षक द्वारा तैयार किया गया है, खास करके इंटरमीडिएट 2024 परीक्षा के लिए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम देके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।